हेलो फ्रेंड्स। अभी तक आपने इतिहास के पाठ्यक्रम को देखा। उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस संदर्भ में आपने देखा कि कार्बन, यूरेनियम, पोटेशियम डेटिंग क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, अभिलेख क्या है, सिक्के साहित्य क्या कहते हैं, और इससे रिलेटेड और भी तमाम चीज़ें लेक्चर 1, 2, 3 में देख चुके हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक हमारा है पाषाण काल, यानी जिसे बोलते हैं पैलोलिथिक एज। तो इस पैलोलिथिक एज को जानने के लिए हम पाषाण के पत्थरों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कहा गया है, आखिर इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि किसी भी साक्ष्य को पढ़ने के लिए कई स्क्रिप्ट लिखे गए हैं, किस तरीके से उसे पढ़ा जाए, कैसे डिसिफर किया जाए। तो इस पाषाण काल में क्या होता है कि इसके साक्ष्य लिखित नहीं हैं, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की बात हो रही है। इसमें चीज़ें पत्थरों पे उकेरी गई हैं या कि चित्रित की गई हैं, जिसको बाद में डिसिफर किया गया है कि ऐसा हो सकता है। ये अनुमान पर आधारित एक कलाकृति है। जैसे कि आप बात कर लें भीमबेटका की। भीमबेटका मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीनों जगह मिलते जुलते आकृतियां दिखती रहती हैं। इस पर कई पेंटिंग ऐसी हुई हैं जो ओवरलैप कर चुका है एक दूसरे के ऊपर। तो उन तथ्यों को जानने की कोशिश किया जाता है कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ होगा, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या हुआ होगा। इसमें पूरा पाषाण काल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि उसकी सभ्यता क्या थी, वहाँ के रहने के लोगों की खान पान क्या थी, कैसे वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो उसके विषय को बात करते हुए इसमें जो समुदाय होता था वो छोटे छोटे कबीलों में बटा रहता था कि, और ये खानाबदोश टाइप के लोग होते थे। यानी खानाबदोश टाइप में बोला जाता है कि ये 10 से लगाए 25 के ग्रुप में एक सर्किल में रहते थे और एक जगह से खाना संग्रहित करके खाकर वो उस एरिया को छोड़ के आगे की तरफ गतिशील हो जाते थे। इनका परमानेंट आवास नहीं होता था, परमानेंट रहने का कोई जगह नहीं होता था, ये हमेशा गतिशील रहते थे। इसीलिए इसको बंजारा जाति बोला गया या घुमंतु कहा गया, या इसको नोमैडिक लाइफ बोला जाता था इंग्लिश में, जो कि ये खानाबदोश स्टाइल में चलते थे, खाते थे। और झूम कृषि की इनकी पहलू थी। झूम कृषि का मतलब क्या होता है, कृषि तो करते नहीं थे, जहाँ रहते थे वहाँ के सामान को खा के नष्ट कर देते थे। उसके बाद आगे की तरफ गति इनके पाए जाने की संभावना हमेशा नदी घाटी सभ्यता में होती है। जैसे कि आप नर्मदा घाटी की बात कर लें, सोहन घाटी की बात कर लें, जो कि पाकिस्तान अविभाज्य पाकिस्तान में था, जो इस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कहा जाता है सोहन घाटी, वहाँ सोहन नदी सोहन घाटी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की बात कर लिया जाए, जो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर का बॉर्डर बनाता है, वहाँ पर भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। नर्मदा घाटी है, यहाँ पर देखा जाता है। नीचे आप नीचे चले जाएंगे मद्रास टाइप, साउथ इंडिया मद्रास में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके देखा जाता है कि ये हमेशा गतिशील रहे हैं और इनका कार्य रहा है कि मांस को कच्चा खाने का। यानी मांस को कच्चा कैसे खाते थे, इनको पकाने की कला नहीं आती थी और ये आग से अपरिचित थे। मतलब कि इनको खाना तो खाना जानते थे, बट उसे पकाकर खाने की इनकी कला नहीं विकसित हुई थी। इसीलिए कच्चे मांस को खाने को ज़्यादा ही तत्पर रहते थे। और ये मांसों को खाने की दृष्टि से ही पहले क्या किए कि ये पत्थरों को, जो बड़े बड़े पत्थर रहते थे, उनको उठाकर छोटे छोटे जानवरों के ऊपर या बड़े जानवरों के ऊपर फेंका करते थे। जिससे क्या होता था, कभी कभी छोटे जानवर उससे मर जाया करते थे, लेकिन बड़े जानवर ऐसा हुआ करता था कि चोट लगने के बाद भी वो निकल जाया करते थे। तो इनके अंदर कलात्मक दृष्टि से कुछ परिवर्तन आया, जिसके नाते इन्होंने उस संस्कृति को छोड़ते हुए नए नए टेक्निक अपनाए, मतलब नए नए आविष्कार करने की कोशिश की। जैसे कि आप पहले देखेंगे कि ये जो इनकी व्यवस्था थी कोड, मतलब कि एक सॉलिड पत्थर को उठाकर मारने की टेक्निक थी, उसको छोड़ते हुए जब वो मध्य पाषाण काल में जाते हैं, इसे बोलते हैं फलक संस्कृति, उसमें जब आते हैं तो इन्होंने क्या किया कि चीज़ों को काट कर, यानी पत्थर को काट कर उसको धारदार बनाने की कोशिश किया। उसे फलक संस्कृति बोलते हैं, फलक उपकरण बोलते हैं। तो उससे हिट करने पे अब इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता था, जिससे कि एक ही बार में वो पशु, वो जानवर
मर जाता था और उसको खाने की ललायता इन लोग की प्रतिपूर्ति हो जाती थी। इसके बाद आता है और छोटे माइक्रोलिथिक बनने शुरू हो गए, मतलब कि छोटे औजार बनाना शुरू हो गए जिससे कि परफेक्ट हिट हो पाए, कि कोई छोटा जानवर है जो कि बड़े पत्थरों से नहीं दब पा रहा, नहीं मारा जा रहा है, तो उसको बड़े चीज़ों से, छोटे छोटे मॉड्यूल से कैसे उसको हिट किया जाए कि परफेक्ट हिटिंग हो जाए। तो उसके लिए आता है ये आपका खुरचनी सभ्यता आता है। खुरचनी सभ्यता में क्या होता है कि उसमें जो हमने जिस जानवर को मारा, उसको मारने के बाद उसके कैसे बालों को, उसके जो अवशेष है उसको कैसे उस पे से हटाया जाए, जैसे चमड़ी है ये सब कैसे हटाया जाए, या कोई पेड़ मिल गया उसके छाल को हटाना है। एक्चुअली में उसमें के लोग आयुर्वेद भी ज़्यादा काम करते, आयुर्वेदिक भी थे, तो उसके रेफरेंस में देखा जाता था कि पेड़ के छालों को हटाने का, पत्ती को साफ करने का, ये सब गतिविधि को कैसे किया जाता था इस टॉपिक में बताया गया। तो आइए हम अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, क्या होता है पाषाण काल, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ प्री हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में लिखा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है उससे पूर्व की हिस्ट्री, वही का बिफोर हिस्ट्री यहाँ लिखा। इसमें हमेशा हम लोग उपकरण यानी टूल, वेपन्स एंड पोट्री, पोट्री बोले तो मृदभांड, वेपन्स बोले तो औजार जिससे हम हिट कर रहे हैं किस जानवर के ऊपर, और टूल जो है आपका कौन कौन से यंत्र हैं जिसको बनाकर हम उसके ऊपर हिट कर सकते हैं, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर से होता है पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज क्या कहता है, इसका हिंदी रूपांतरण है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को अगर तोड़ा जाता है पैलोलिथिक एज को, तो पैलियो मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक मतलब होता है स्टोन यानी ओल्ड स्टोन, यानी कि हम पुराने पत्थरों से ज्ञान को कैसे परिमार्जित करते हैं, कैसे अवशोषित करते हैं, कैसे समझते हैं, इसकी जानकारी हमको पैलियोलिथिक एज से प्राप्त होता है। ये पैलियोलिथिक एज 3 भागों में डिवाइड है। पहला है आपका लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज। तो पहला जो है लोअर पैलियोलिथिक एज को हिंदी में कहा निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा होता है आपका उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल को हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें हमने जो उपकरण बनाए जिससे हमने जानवरों को हिट करने की कोशिश की, वो कहलाता है, वो संस्कृत का कोड उपकरण, यानी कोड को कहीं कहीं क्रोड भी लिखा जाता है, यानी जो कि किसी गोलात्मक या कोई ऐसा सॉलिड पत्थर हो जिससे हम किसी जानवर के ऊपर हिट कर रहे हैं, वो इसमें आ जाता है। कि बड़े चट्टानों से, बड़े पत्थरों से किसी आदमी को, किसी जानवर को हिट करना, ये कहलाता था कोड उपकरण। मध्य पुरापाषाण काल का क्या कहता है, ये फलक उपकरण, जो अभी इसके पहले बताया गया कि जैसे ये आम का सीजन चल रहा है, इसमें आम लोग बहुत खा रहे हैं, जैसे दशहरी इस समय आम खाया जा रहा है, तो आप देखते होंगे कि जब आम को काटा जाता है तो उसकी गुठली को छोड़ते हुए साइड से काट लिया जाता है, तो वो तस्तरी नुमा बन जाता है। तो इसी तरह के कुछ तस्तरी नुमा ये लोग फलक टाइप को बनाते थे, जिससे कि एक साइड मोटा और दूसरा साइड पतला, यानी कि ब्लेड टाइप का जो सिम्टम्स देखा जाता है वो इस फलक में आ जाता है। खुरचनी में क्या होता है, जैसे कि आपका घर बन रहा है तो उसमें तार ब्रश का यूज होता है, कि किसी चीज़ को कोई ईंट पुराना हो गया है तो हम उसको साफ करने की कोशिश करने के लिए तार ब्रश खरीद के लाते हैं दुकान से, हार्डवेयर की दुकान से, और उसके बाद उस ईंट को रगड़ के साफ करते हैं। वैसे ही ये जब लोग अब बड़े बड़े जानवर को मारकर और छोटे जानवरों को मारना शुरू कर दिए, उसको ऐसे खाना काफ़ी दिक्कत हो रहा था क्योंकि चमड़ी काफ़ी हार्ड हुआ करती थी। उस चमड़ी को हटाने के लिए क्या किया, ये खुरचनी यानी कि तारब्रश तरह का चीज़ बनाया, खुरचनी जिसे बोलते हैं, पत्थर का ही, उसमें दांत हुआ करते थे लंबे लंबे, और उससे जानवर के शरीर पर रख के उसको रगड़ा जाता था, जिससे कि उसके जो बाल रहते थे, बड़े बड़े बाल और चमड़ी, वो निकल जाते थे और आप सीधे ताज़ा मांस दिखता था। उसको खाना काफ़ी आसान हो जाता था और एक कच्चा मांस खाने के काफ़ी आतुर रहते थे। तो ये तो हो गया ये पुरापाषाण काल क्या है, उसके 3 विभाजन कैसे किए गए हैं, जो क्या क्या कहते हैं। अब इस बेल्ट को पढ़ते हुए देखा जाता है कि ये किस पार्ट में कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य मिलते हैं और कैसे लोग काम करते थे यहाँ के। तो हम देखेंगे इसमें, इसको भी हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं कि लोअर पैलोलिथिक एज में कैसे, कहाँ से हमको सभ्यता मिली, कहाँ पे लोग पाए गए। फिर से मिडिल एरा में, मिडिल जो पैलोलिथिक एज थी, वहाँ पर कौन कौन से साइट हैं जहाँ से हमें पुरापाषाण काल के, ये मध्य पुरापाषाण काल की चीज़ें मिली। और फिर से आते हैं अपर जो उच्च पुरापाषाण काल है, उसमें चीज़ें कहाँ कहाँ से मिली। तो एक बात
एक बात काफ़ी फेमस है, इन इसको देखने पर ऐसा मालूम होता है कि एक तो मेहरगढ़ होता है अपना, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल से लगा है और हड़प्पा संस्कृति तक ये मेहरगढ़ की चर्चा मिलती रहती है। दूसरा होता है कि भीमबेटका का चर्चा आपको पूरा पाषाण काल से लगा है और नव पाषाण काल तक की गतिविधियों में आपको हमेशा मिलेगा। तो ऐसे आईएएस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से साइट हैं जहां पर मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से लगा है और मध्य पाषाण नव पाषाण काल तक की गतिविधियों को हमें संकेंद्रण मिलता है। तो वो हो जाएगा आपका भीमबेटका की गुफाएं जो शैलाकृत हैं। ये भीमबेटका गुफा ऐसा होती थी कि इसमें सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए और शैल आधारित, मतलब कि पत्थरों पर उकेरा हुआ चित्र दिखाई देता है। ऐसे बेलन घाटी की सभ्यता है। बेलन घाटी की सभ्यता आपको मिर्जापुर, जो कि इलाहाबाद से कुछ दूरी के पर स्थित है, वहाँ पर आपको बेलन घाटी की सभ्यता मिल जाएगी। वहाँ पर भी ये पूरा पाषाण काल से लगा है और नव पाषाण काल तक की चीज़ें हमें प्रदर्शित होती हैं। तो आइए देखते हैं जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसमें कहाँ कहाँ से चीज़ें हमको मिली हैं। तो इसमें नॉर्थ इंडिया की बात अगर किया जाए, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आपका सोहन घाटी है। सोहन घाटी जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, सोहन घाटी यहाँ लिखा गया है। तो सोहन घाटी इस समय पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो है वहाँ पर सोहन घाटी अभी भी विद्यमान है। और यहीं की संस्कृति जो थी चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहलाती थी। ये चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसका विस्तार जो था वो पंजाब से लगा और राजस्थान के लूनी नदी के आसपास तक था। यहाँ लूनी नदी बहती थी, अब जो विलुप्त हो गई है, विलुप्त प्राय मानी जाती है, अभी भी है, लेकिन सरस्वती नदी के लुप्त होने के नाते इस पर भी इफेक्ट आया है। तो ये लूनी नदी तक ये फैला हुआ पेबुल संस्कृति था। ये सोहन घाटी, पूछ लेता सोहन घाटी कहाँ है, या आ जाता है कि पाकिस्तान में किसी एक पूरा पाषाण कालिक स्थल को चिन्हित करें तो यही वो सोहन घाटी है जहाँ पे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति की अवधारणा हमको मिलती है। और यूपी में बात कर लें तो ये बेलन घाटी है। बेलन घाटी यहीं से समाधान मिला था, हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। और लोहदा नाला, यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो कि डिस्फर किया गया है। ये इलाहाबाद बेल्ट से मिला हुआ है और बेलन घाटी मिर्जापुर बेल्ट में दिखाई देता है। इधर आते हैं, ये 2 नॉर्थ इंडिया के साइट हो गए, इसको हमने कवर कर लिया। अब आते हैं सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से आते हैं? सेंट्रल इंडिया में पहला आता है भीमबेटका, दूसरा आता है आदमगढ़, तीसरा आता है नागेरी हो जाएगा। ये भीमबेटका और आदमगढ़ जो है होनसंगा, भीमबेटका देखा जाए तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट यानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से नीचे जाएंगे तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट, यानी ऐसे देखते हैं हम, भोपाल यहाँ कहीं होता है सेंट्रल पार्ट में, वहाँ से आप नीचे आएंगे तो भीमबेटका पड़ेगा। भीमबेटका जो है इस समय रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अब्दुल्लागंज जगह पे अवस्थित है। ये पूछा जाता है कि कहाँ पर भीमबेटका है, तो हमेशा अब्दुल्लागंज आपको आपके टंग पे याद होना चाहिए कि अब्दुल्लागंज यहीं पर भीमबेटका के शैलीकृत गुफाओं को बारे में हमें चर्चा मिलता है। यहाँ 700 से ज़्यादा चीज़ें प्रमाणित मिलती हैं हमको। फिर से आदमगढ़ भी काफ़ी फेमस रहा है। यहाँ से भी हड्डी के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। और ये बोलता है, ये होशंगाबाद जो कि अपना प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ से प्रिंटिंग किया जाता है नोटों का, यही वो होशंगाबाद है जो ताप्ती के मुहाने से स्टार्ट होता है, ताप्ती के उद्गम से स्टार्ट होता है। यहीं पर आदमगढ़ है जहाँ से हमें सेंट्रल इंडिया के लोअर पैलोलिथिक एज के बारे में जानकारी मिलती है। अब आ जाते हैं नागेरी और चित्तौड़गढ़। नागेरी, चित्तौड़गढ़ और डिंडवाना, ये तीनों के तीनों पार्ट आपके राजस्थान वाले बेल्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया नागेरी, चित्तौड़गढ़ और डिंडवाना जो था पहले भी ड्राई लेक के रूप में जाना जाता था, अभी भी ड्राई लेक के रूप में जाना जाता है। तो यही है वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट, जो 3 चीज़ हो गए आपके यहाँ पे, भीमबेटका, आदमगढ़ एंड नागेरी, चित्तौड़, डिंडवाना। साउथ इंडिया में चलते हैं। साउथ इंडिया में देखा जाता है कि कौन कौन से पार्ट आपके लोअर पैलोलिथिक एज के साक्ष्य बने। तो पहला आता है, इसमें पहला होता है अत्रिपंकम जो तमिलनाडु में फेमस है। दूसरा है कर्नाटक में मालप्रभा तथा घाट प्रभा बेसिन, इसमें भी कुछ साक्ष्य हमको मिले हैं, पत्थरों के साक्ष्य, जिससे कि हम कह सकते हैं कि लोअर पैलोलिथिक एज का ये उदाहरण है। और चौथा है आपका,
तीसरा है नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश के पार्ट में फेमस है, और पांचवा है आप महाराष्ट्र का नेवासा तथा नासिक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। तो साउथ इंडिया का जो मद्रासियन कल्चर जिसे बोलते थे, ये महाराष्ट्र से शुरू हो जाता था, महाराष्ट्र शुरू होकर और चेन्नई तक जाता था, जो उस समय मद्रास कहलाता था। तो आइए अब देखते हैं, ये देखिए इसी को महाराष्ट्र से लगाए और यहाँ तक मद्रास तक की संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति बोला जाता था। हैंड एक्स मतलब कि हाथों में हथौड़ा होना, हैंड एक्स। यहाँ से सबसे पहले प्रमाणित हैंड एक्स मिला, जो कि आपको ऐसा मालूम चलता है कि पल्लवरम जो है, रॉबर्ट फुट्स ने यहाँ से सबसे पहले हैंड एक्स संस्कृति की खोज की, और इन्होंने रॉबर्ट फुट्स ने ही पल्लवरम यहाँ लिखा गया, ये मद्रास से प्राप्त किया था, ये है। और अत्रिपक्कम पूरा पाषाणकालिक साक्ष्य है, जहाँ से हैंड एक्स की प्रमाणिकता ज़्यादा मिली। लेकिन पहला बोला जाए तो आपका पल्लवरम कहलाया जाएगा, जिसने रॉबर्ट फुट्स ने खोजा था। और ये तीनों साइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बदमदुरै, दूसरा अत्रिपक्कम और तीसरा हो गया पल्लवरम। ये काफ़ी ज़्यादा अपने में मद्रासियन कल्चर को समाहित किए हुए हैं। और आप आ जाएंगे जब यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट से भी आपको बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं निम्न पूरा पाषाण काल के। फिर से नेवासा जो कि महाराष्ट्र का पार्ट कहलाता है, यहाँ से भी हमें चीज़ें मिली हैं। ये हो गया हैंड एक्स संस्कृति। अब आते हैं, ये लोअर पैलोलिथिक एज के बारे में चर्चा हो गई। अब आते हैं मिडिल पैलोलिथिक एज के बारे में, यानी मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो कर्नाटक में आगनबड़ी है, आंध्र प्रदेश में चित्तौड़गढ़ जो अभी बात हुआ है, और यहीं पे नालकोंडा है। नालकोंडा आंध्र प्रदेश में कहलाता है। और फिर से यहाँ देखिए भीमबेटका की जो बात अभी रायगंज अब्दुल्लागंज की बात की गई है, तो ये मिडिल पैलोलिथिक एज में पाया जाता है। ये यहाँ भी मिला है और यहाँ भी मिला, सेंट्रल इंडिया में मिला जो लोअर पैलोलिथिक एज है। गोंची अभी MPPCS हुआ था, उसमें गोंची गुफा के बारे में पूछा था। गोंची गुफा कहाँ पर किस स्टेट में स्थित है, तो कई लोग मणिपुर मार के आए, वो गलत था। लेकिन गोंची गुफा जो है ये आपका शैलीकृत गुफा है, जो शैलों से निर्मित है। यहाँ पर गोंची गुफा ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। आप देखेंगे स्टेट PCS में ऐसे क्वेश्चन उठा दे देते हैं 1 नंबर में, और वहाँ गलत हो जाता है क्योंकि हम लोग ये टॉपिक छोड़ देते हैं। राजस्थान में लूनी वैली घाटी से आपको ये मिला। पंजाब के जो कागरा वैली है, वहाँ से हमको मिडिल पैलोलिथिक एज की यानी मध्य पूरा पाषाण काल की चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। और उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी तो आपको मालूम ही है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के कहा जाता है इलाहाबाद में, लेकिन इलाहाबाद से एक्सटेंशन बढ़ के वो मिर्ज़ापुर में चला गया है। जैसे कि मिर्ज़ापुर से अभी टाइम लाइन गुजरता है, वही इसके साथ भी हाल ऐसा ही हुआ है। अब आ जाइए अपर पैलोलिथिक एज में। अपर पैलोलिथिक एज बोलता है वेलन वैली यानी वेलन घाटी आपका ये वही यहाँ पे देखिए, ये मिडिल में भी है और अपर में वेलन घाटी आ जाता है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ से आपको हड्डियों के अवशेष के बारे में जानकारी मिलती है। फिर से आ जाता है बागोर करके है। बागोर फर्स्ट वो राजस्थान में, बागोर 2 जो है वो कहीं न कहीं यूपी के पार्ट में आता है, जो सोन नदी के किनारे, जो सोन नदी जो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, वो जब आकर यूपी मिलती है तो वहाँ पर मिलने वाली जगह पर बागोर डिस्ट्रिक्ट है, बागोर जगह है, वहाँ पर आपको ये अपर पैलोलिथिक एज के साक्ष्य मिलते हैं। फिर से भीमबेटका भी यहाँ भी फेमस है। ये देखिए तीनों में अपर लोअर मिडिल तीनों पार्ट में ही आपको भीमबेटका शैलीकृत गुफा का चर्चा मिल रहा है। और फिर से आप आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे तो यहाँ पे रेणुगट्टा एक जगह है आंध्र प्रदेश का, वहाँ से भी अपर पैलोलिथिक एज का हमें जानकारी मिलता है। अब सोसाइटी और आर्ट की बात कर लिया जाता है। सोसाइटी और आर्ट के बारे में आपको बताया गया है कि इनकी सोसाइटी ऐसी थी कि ये शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक थे, यानी कि जो मांस को ये खाते थे उसमें से कुछ बचा भी लेते थे, क्योंकि ये पकाने की स्थिति को नहीं जानते थे। और जिस ग्रुप में रहा करते थे, छोटे छोटे ग्रुप हुआ करते थे, जिससे कि वो मांस काफ़ी दिन रखने के बाद इन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, क्योंकि कई दिन मांस रखने से इनके खाने के बाद इनके अंदर काफ़ी डिजीज हो जाती है, जिनसे इनकी मृत्यु पर्याय हो जाती। इस मृत्यु से बचने के लिए इन्होंने नए नए टेक्निक को अपनाए और ये अपने कलाकृतियों के नाते आगे की तरफ हमेशा अग्रसर होते रहे। और इन्होंने तो अभी तक आपने देखा पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल में किस प्रकार से जीवन शैली थी, कहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले, और
पूरा पाषाण काल में किस प्रकार शिकार करके उसे खाद्य संग्राहक के रूप में इकट्ठा किया जा रहा था और इसमें पशुपालन का कोई भी रोल नहीं आ रहा था। उसके बाद हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में इसकी सबसे बेसिक और बुनियादी चीज़ हो जाती है कि इसमें पशुपालन के साथ कृषि भी होने लगता है। कृषि करने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे पूरा पाषाण काल में जो सीड इनके पास बचे थे उनको अब ये कल्टीवेशन यानी उसे खेती करने के तौर पे यूज करने लगे और इसके साथ साथ पशुपालन का भी योगदान होने लगा। पशुपालन यानी कि इन्होंने पहले बड़े पशुओं को पशुपालन के लिए बनाया, फिर इनको ऐसा लगा कि बड़े पशुओं को रखने में दिक्कत हो रही है तो इन्होंने छोटे पशुओं पे जैसे गाय बैल भैंस इत्यादि इन लोगों को पशुपालन की श्रेणी में रखा। तो आइए जानते हैं कि इस मध्य पाषाण काल में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले देखा जाता है तो नर्मदा घाटी से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मध्य पाषाण काल की। इसके लिए वहां से सबसे पहला मानव का अस्थिपंजर मिला है नर्मदा घाटी के वहाँ से माना जाता है। इसको सबसे पहले खोजकर्ता जो थे इसके विंध्य रेंज से माना गया है। लघु पाषाण के जो साक्ष्य मिले हैं ये नर्मदा विंध्य रेंज में जो लघु पाषाण मिला है वो जगह जो है लेखिया करके है और इसकी सबसे पहले जो खोज किए थे सीएल क्लाइव ने किया था। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत में सबसे पहला मानव अस्थिपंजर जो पाया गया है नर्मदा नदी के तट पर, यानी नर्मदा ताप्ती और ये साबरमती एक ही सीरीज में चलती रहती हैं। तो ये नर्मदा नदी का जो तट है वहाँ गुजरात में जो प्रवेश करता है वहाँ पर लंगनाच करके एक जगह है, वहाँ से मानव अस्थिपंजर मिला है गुजरात से, ये आपको याद होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जैसे अब नर्मदा नदी की बात चल रही है तो नर्मदा नदी को आइए हम दिखा देते हैं मैप पे कैसे है। ये आपका पूरा बेल्ट एमपी का हो जाता है, मध्य प्रदेश का यहाँ से, और ये चलता है अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलते हुए आगे की तरफ अग्रसर होते हुए और ये सौराष्ट्र क्रॉस करते हुए जाकर ये मिल जाती है अरब सागर में। तो यहीं इस वाले पार्ट पर कहीं न कहीं नर्मदा का जो तट है यहीं पर लंगनाज नाम का जगह है जहाँ पर आपको मानव का सबसे पहले अस्थिपंजर मिला। ठीक है, इसके बाद क्या होता, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पर कई साइटें मिली हैं, जैसे कि दमदमा हो गया, महदहा हो गया, सराय नागर राय हो गया। ये मध्य पाषाण काल के लिए काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल कहलाते हैं। और अभी लेटेस्ट में इसको देखा जाए तो इलाहाबाद से शिफ्ट होकर ये प्रतापगढ़ की साइड में ये मूव कर गया है। यानी कि देखा जाए जो पहले इलाहाबाद का पूरा विस्तृत क्षेत्र होता था वो कई डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो गया, तो अब पर्टिकुलर उसका लोकेशन जो देखा जाता है वो प्रतापगढ़ में विद्यमान है। तो इसीलिए लिखा गया है जो महदहा घाटी था यहाँ से हिरण के सिंह मिले। और यहाँ पे क्या होता था, जिस प्रकार बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर जैसे अस्तंभा लेक मिला है, अस्तंभा गर्त मिला है, वैसा यहाँ पर भी देखा जाता है कि यहाँ पर जब आदमी मरता था तो उसको हिरण और पशुओं के सिंह के साथ दफना दिया जाता था और वो वर्टिकल समाधान होता था उसका। यानी देखा जाए किसी गड्ढे को खोद कर उसी में चीज़ों को रख दिया गया और वो वर्टिकल अस्तंभा गर्त इसे बोला जाता था। वर्टिकल जिसे हम बोल रहे हैं वही अस्तंभा गर्त से सीढ़ी बना रहता था, सीढ़ी के रास्ते नीचे की तरफ लोग जाते थे और अपने इष्ट देव या अपने जो लोग मर रहे हैं उनके साथ, उनके बॉडी के साथ पशुओं को, पोल्ट्री को इत्यादि को ये सब रख दिया जाता था। ऐसा ही सराय नागर राय से देखा जाता था। यहाँ पर हड्डी के आभूषण मिले हैं। हड्डी के आभूषण बोले तो जो भी जानवर रहते थे या कोई उनके पूर्वज रहते थे उनके हड्डियों को, कुछ हड्डियों को रख लिया जाता था, उसको गले में पहना जाता था, सिर पर लगाया। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं ट्राइबल केस में। ट्राइब जो रहते हैं इंडिया में अभी भी वो हिरन के हार्पून होता है उसको लगाते हैं। आप वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए या छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए या आप अंडमान की बात कर लीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी आदिवासी समूह हैं वो हड्डियों से बहुत लगाव रखते हैं और अपने कानों में बाली के तौर पे वो हड्डी को माला पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं। वही कहा जा रहा है कि सराय नागर राय से हड्डी के आभूषण मिले थे।
इसका दमदमा की बात कर ली जाए, दमदमा में क्या होता था, युगल सावधान की बात होती है। युगल सावधान की बात होती है तो इसमें ये होता है कि युगल और सावधान मतलब कि वो पति पत्नी भी हो सकते हैं, वो मेल फीमेल भी हो सकते हैं, ऐसे करके, या पुत्र पति पुत्र पिता पुत्री भी हो सकता है, ऐसे दो के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे कर करके ये सावधान दमदमा से मिला। सबसे ज़्यादा जो युगल सावधान है, 5 युगल सावधान, जिसमें कि नर नारी को एक साथ लिटाया गया है, उसके लाश मिलते हैं, वो है दमदमा। और ये सब साइटें जो हैं आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद रीजन से आप आगे बढ़ेंगे तो प्रतापगढ़ मिलता है। प्रतापगढ़ जगह पर ये महदहा, सराय नागर राय और दमदमा, ये काफ़ी फेमस साइट हैं। तो आइए हम इसको मैप पे देख लेते हैं। ऐसे मैप बनाने के लिए आता है, मैप ऐसे यूपीएससी में रहेगा, आपको करना रहेगा इस पर काम। तो पॉइंटेड फॉर्म में आपको नोटिफिकेशन करना रहेगा, नोटिस करना रहेगा कहाँ पे क्या चीज़ है। तो ये आपका यूपी हो गया। यूपी से, और यूपी और छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर इलाहाबाद का क्षेत्र कहलाता है, और इसी इलाहाबाद से थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रतापगढ़। तो यहीं पे सारे साइट मिलते हैं। ऐसे पॉइंटेड करके आप ये तीनों साइटों को लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखा जाए, इसको जो देखे थे, बताए थे, इन्होंने अपने बुक में लिखा, वो हैं डॉक्टर जय नारायण पांडे करके हैं। इनकी किताब है पुरातत्व विमर्श करके। उसमें आप देख सकते हैं कि ये साइटों के बारे में काफ़ी अच्छा, ये पुरातत्व विषय के काफ़ी ज़्यादा जानकार थे, तो उन्होंने इसमें करके लिखा है। और पूछा जाता है कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का साइट है, क्षेत्र है, जहाँ पर पूरा पाषाण काल से लगा मध्य पाषाण काल के क्षेत्र को पाया गया है। तो वो आपको कहा जाता है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो पूरा पाषाण से मध्य पाषाण काल जो इलाहाबाद के क्षेत्र में है, चौपानी मांडो, वो पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अब देखिए यही लिखा गया है कि पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था, तो आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मिला था। जो होशंगाबाद है, आपको इसके साथ जीएस का भी फैक्ट बताया जा रहा है। जो होशंगाबाद है वहाँ प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी जो जाकर एस्चुरी बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है, वही ताप्ती नदी है जो होशंगाबाद से निकल रही है और ये होशंगाबाद को क्रॉस करते हुए चली जाती है। तो यहाँ सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आप यहाँ एमपी में देखेंगे, ये कहीं होशंगाबाद इस एरिया में आता है, जो महाराष्ट्र को भी टच करता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ से ताप्ती नगर निकलती है और चली जाती है। यहीं पर आदमगढ़ कहलाता है आपका। आदमगढ़ से ही सबसे पहले आपको पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। और यही मध्य पाषाण काल है जहाँ पर पहले कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया गया था, यानी कृषि कार्य को निष्पादित किया गया था। यही है वो मध्य पाषाण काल। अब आता है मध्य प्रदेश में फिर से मध्य पाषाणकालिक साइट जो है आपका मध्य प्रदेश पीसेस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जब स्टेट वाइज देखा जाता है तो उसमें घुस के पूछा जाता है कि कौन सा साइट कहाँ से है। तो इसमें पूछा जाता है पंचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का शिमला कहा जाता है, वो पंचमढ़ी कहलाता है, क्योंकि ये काफ़ी जैसे मध्य प्रदेश कर्क रेखा को कट करता है तो वो काफ़ी हीट वाला क्षेत्र हो जाता है। लेकिन ये ऐसी चोटियों पे बसा हुआ पंचमढ़ी कि वहाँ हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, इसलिए इसको शिमला बोला जाता है, मध्य प्रदेश शिमला बोला जाता है। तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में जम्बू द्वीप और डोरोथीप द्वीप कहलाता है। यहाँ शैलाश्रय पाया गया है। शैल आश्रय, शैलों पे यानी कि पत्थरों पर निवास करने को शैलाश्रय कहा जाता है। तो ये जम्बू द्वीप और डोरोद्वीप कहलाता है। तो ये आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप जम्मू कश्मीर मार के आएंगे और ऑप्शन में गलत हो जाएगा आपका। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं कर्नाटक की तरफ चलते हैं। कर्नाटक की तरफ चलेंगे, संगनकल्लू मिलता है। संगनकल्लू पे क्या होता है कि यहाँ पर राख के टीले मिले थे। आप दूसरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें बोला गया था राख का टीला कैसे आप जानेंगे, तो उसके लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग होता था। इसी डेटिंग के थ्रू आप संगनकल्लू में जब वैज्ञानिक गए, जो भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने गए तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग से देखा कि ये राख के कण जो हैं पूरा ये मध्य पाषाण काल के टाइम ड्यूरेशन को फॉलो करता है। ये टाइम ड्यूरेशन आपका 9000 से 4000 बीसी के बीच में बताया गया है। तो ये मेसोलिथिक एज कहलाता है, मध्य पाषाण काल कहलाता है। और यहीं पर इस समय जो लेटेस्ट में बेंगलुरु का क्षेत्र है, जिसे बोलते हैं जलालहट्टी से भी हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। ये सब आपको पॉइंट नोट करना, क्योंकि यूपीएससी में हमेशा पूछ लेता है कि मध्य पाषाणकालिक साइट दक्षिण भारत का बताइए, तो नहीं मालूम रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे साक्ष्य को रटना पड़ता है। वेस्ट बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार भी आया था। वेस्ट बंगाल के बारे में बताइए क्या कौन सा ऐसा मध्य पाषाणकालिक साइट है जो वेस्ट बंगाल की साइट यानी पूर्वी भारत को डिनोट करता है, संचित करता है।
तो ये वीरभानपुर जगह है, वहाँ से वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में वीरभानपुर जगह है जहाँ पर आपको ये मध्यकालीन साइट मिलता है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाला जो इधर लिखा है उड़ीसा के टच करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे लूप बनाते हुए निकल जाता है। तो यहीं पर आप वीरभानपुर देखेंगे। और इसके पहले यदि पूरा पाषाण काल की चर्चा करें तो पूरा पाषाण काल की एक साइड जो हम छोड़ दिए थे उसमें नहीं बता पाए थे, तो असम वाला बेल्ट में कहलाता मिसिगिरी। मिसिगिरी आपको इम्पॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा मिसिगिरी कहाँ पे है। तो असम वाले पार्ट में मिसिगिरी था, यहाँ से भी पूरा पाषाण कालिक साक्ष्य मिले थे। तो मध्य पाषाण कालिक साक्ष्य में क्या होता था, लास्ट में हम चलते हैं रॉक पेंटिंग, जो भीमबेटका का रॉक पेंटिंग था वहाँ पर क्या होता था, इस समय आकर देखा जाता था कि इस पर ओवरलैपिंग होने लगा था, यानी जो चित्र बने हुए थे, जो फोटो बने हुए थे, जो शालाश्रय पे कलाकृति की गई थी उस पर ओवरलैपिंग मिलने लगी। जैसे ओवरलैपिंग की, मान लीजिए कि लाल हरे नीले रंग का प्रयोग किया जा रहा है, पीला रंग कैसे आ रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाता था, पहले आमचूर खिलाया जाता था गायों को, फिर से उनके मूत्र से जो मूत्र जो इकट्ठा होता था उसको कुछ देर तक सनलाइट में रखा जाता था। उसके बाद काफ़ी वो डेप्थ में गाढ़ा हो जाता था, तो वो पीले कलर को अच्छे से डिनोट करता था। तो वो वहाँ से करके जब वो आपको संस्कृति पढ़ाई जाएगी, भारतीय संस्कृति पढ़ाई जाएगी, तो उसमें कैसे कैसे फोटो बनाया, कैसे रंग का निर्माण किया जा रहा, उसके बारे में बताया जाएगा। छोटी सी झलक यहाँ बताई गई आपको। फिर से रॉक पेंटिंग में क्या होता था, इसमें ओवरलैपिंग के तरीके को आप देखेंगे तो यहाँ चिड़िया, पशुएं और ह्यूमन बीइंग, जैसे कि आक्रमण करता हुआ आदमी किसी जानवर को कैसे मार रहा है, एनिमल जो इकट्ठा होकर कैसे आदमी को मार रहे हैं, ये सब उस पर बनाया गया था, उस समय की दशा देशी को दिखाया गया। और सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उस पर दिखाया जाता सेक्स एजुकेशन के बारे में, जैसे कि इसका एक अमूर्त चित्रण आपको खजुराहो के मंदिर पे दिख सकता है। ऐसे ही भीमबेटका के भी चित्रण पे गुफाओं पे चित्रित किया गया सेक्स एजुकेशन के बारे में। सीड कल्टीवेशन आपको पहले ही बता दिया गया। तो ये मध्य पाषाण काल के बारे में था। अभी तक आपने देखा पूरा पाषाण काल में किस प्रकार लोग खाने के लिए इकट्ठा होते थे, छोटे छोटे ग्रुप बना के, और कच्चे मांस को खाने की कोशिश करते थे। अब ये खानाबदोश की ज़िंदगी से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए आगे की तरफ गए, क्योंकि परिवर्तन ही मानव का विकास कहलाता है। ये परिवर्तन करते गए, इन्होंने कई बड़े पत्थरों को यूज किया, फिर फलक संस्कृति को आए, फिर प्लोट संस्कृति आई। उसको करते हुए जब मध्य पाषाण काल में आए तो इन्होंने पशुपालन के साथ कृषि करने के साथ भी अपने साथ जुटा लिए, और बीजों को यानी जो सीड होता है उसको रखने की कोशिश किए। और इससे अब आगे चला जाएगा तो नवपाषाण काल में आप देखेंगे कि इन्होंने आग से खाना पकाना सीख लिया था। वैसे आग की जानकारी इनको थी, मध्य पाषाण काल में आते आते आग की जानकारी हो गई थी, लेकिन खाना कैसे बनाया जाए ये इनको नहीं मालूम था। ये नवपाषाण काल में आगे मिलता है। तो नवपाषाण काल को अब देखते हैं इसके बाद। हाँ तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई। जैसे कि पूरा पाषाण काल में शिकार करके शिकारी किस प्रकार से खाद्य संग्राहक बन रहा है, उसके बाद पशुपालन का किस प्रकार से मध्यकाल में उपयोग किया जा रहा है, कृषि के जो बीज हैं उसको किस प्रकार से संचित किया जा रहा है, और नवपाषाण काल के तो चलते हैं कि आग की उत्पत्ति को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है। जैसे आग का ज्ञान तो हो जाता है मध्यकाल में, लेकिन इसका यूज करना यानी प्रयोग करने का कार्य नवपाषाण काल में होता है। नवपाषाण का मतलब नियोलिथिक मतलब नया पत्थर का काल, नियोलिथिक वही लिखा गया है कि नियोलिथिक का काल जो है, नियोलिथिक एरा जो है 900 से 1000 BC बैक सेंचुरी माना जाता है इसको, नवपाषाण काल का। इसमें लिखा गया आग की उत्पत्ति और इसका प्रयोग, आग की उत्पत्ति और प्रयोग कैसे किया जा रहा है इसमें, और कौन कौन से साइट ऐसे हैं जहां पर नवपाषाण कालिक साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इस फैक्ट को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम एराइज होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से मनुष्य अपना परमानेंट घर बनाना शुरू कर देता है। यानी कि ये एक स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगता है, अपना खाना बदोश का जिंदगी परित्याग करके एक अस्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। जिससे कि आप इसके साक्ष्य को देखेंगे तो बुर्ज होम जो श्रीनगर में पाया जाता है, श्रीनगर का जो एक क्षेत्र है बुर्ज होम, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाशें दफनाई गई हैं, जो लाशों को समाधान को लिटाया गया है, दफनाया गया है, उसके साथ में धांड और कुत्ते के अवशेष भी पाए गए हैं। क्योंकि कुत्ते को पहले
एक तरीके से सच्चा दोस्त मानकर उसके साथ उसको रख दिया जाता था कि कभी ये पुनर्जन्म इसका होता है तो वो उसके साथ अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा, उसके साथ जाएगा, घूमेगा, और उसके साथ ही मृदभांड रख दिए जाते थे, उसमें कुछ अनाज रख दिए जाते थे कि वो अगर अगला ज़िंदगी पाता है तो उससे खाना पका के खाएगा। ये एक भ्रांति था। जैसे कि जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में देखेंगे कि जो चीज़ों से डर लगता था उसमें हम लोग भगवान को अस्तित्व मान लेते थे कि ये इंद्र देव हैं, ये वरुण देव हैं, ये देव हैं। ऐसे कर करके ऐसा माना जाने लगा था कि हम प्रकृति की पूजा करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये आपको दर्शन शास्त्र में बताया जाएगा। अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें आपको अच्छे से मालूम होगा किस प्रकार से हो रहा है। तो आइए नव पाषाण काल पे हम चर्चा करते हैं। नव पाषाण काल में क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि इसको हमने 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। पहले की उत्तर दक्षिण वाला, उत्तर पश्चिम वाला भाग में क्या होता है, फिर से उत्तर पूर्वी वाले भाग में क्या होता है, और फिर से साउथ वाले भाग में क्या होता है, इसको जाना जाएगा। ये अभी इंडिया की बात की जा रही है। इसके बाद हम भारत के बाहरी क्षेत्रों को बात करेंगे, क्योंकि ये जितनी बातें हो रही हैं अविभाज्य भारत की बात हो रही है। अविभाज्य भारत का मतलब ये होगा कि 1947 की विभाजन के पहले की बात ये हो रही है। इसलिए पाकिस्तान को अगर बोला जाएगा तो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, न कि जो बॉर्डर मिला रहा राजस्थान और ये पाकिस्तान का, वो नहीं कहलाएगा। तो यहीं पे चलती है, बात करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो आप देखेंगे जो उत्तर भारत का हम बात कर रहे हैं उसमें नॉर्थ वेस्ट की बात कर लें तो उसमें हमें 3 साइटें मिलती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है यूपीएससी में कि नव पाषाण काल साक्ष्य बताइए जो उत्तर भारत में फेमस हो, जो उत्तरी भारत को बिलोंग करता हो। तो उसमें आता है बुर्जहोम, फिर से गुफर काल, फिर से मार्तंड। मार्तंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं ये गुजरात वाला मार्तंड है कि साउथ वाला मार्तंड है। तो ये मार्तंड जो है आपका जम्मू कश्मीर का है, इसे आपको जानना पड़ेगा। तो ये जो बुर्जहोम, गुफरकाल और मार्तंड है स्वात घाटी में पाया जाता है। स्वात घाटी, आप अगर उरी अटैक देखे होंगे तो उसमें स्वात घाटी का चर्चा आता है। जो मूवी उरी अटैक आया था आप देखेंगे तो उसमें स्वात घाटी मिलता है। ये घाटी उटी को बहुत अच्छे से याद करना है। बुर्जहोम, गुफरकाल और मार्तंड, ये झेलम घाटी, जो झेलम नदी अपनी बहती है ऊपर से जम्मू कश्मीर से, वो देखा जाता है। तो वहाँ पे बुर्जहोम, गुफरकाल और ये पाया गया। यहाँ पे सवाधान यानी कि गर्तावास, गर्त में आवास, यानी कि आप जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिगिंग करेंगे तो उसमें गर्तावास मिलता है। गर्त में आवास यानी गड्ढे में घर का बनना गर्तावास कहलाता है। इसी में शवों को लिटा कर रखा गया रहता था और इसी के साथ मृदभांड संस्कृति भी डाल दिया जाता था। तो ये हो गया, उससे साइट है बुर्जहोम, गुफरकाल एंड मार्तंड। तो ये कहाँ कहाँ पे है आप देखेंगे। यहाँ पर यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये नीचे वाले पार्ट में श्रीनगर आएगा, यहीं पे ये सारे साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से झेलम नदी आपकी निकलती है, ऊपर से झेलम नदी के साइड करते हुए सिंधु नदी में जाके मिल जाती है और यहाँ से देखा जाता है। ये तो आपके हो गए झेलम नदी घाटी। अब इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट बोले तो उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग में हम असम से टच करते हुए आगे की तरफ अग्रसर होंगे। असम में क्या है, असम में आपका देखा जाए पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य जो मिला आपका वो कहलाता है दाओजली हार्डलिंग। ये आपका पशुपालन का साक्ष्य मिला। ये असम वाले बेल्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम यहाँ पे, इसको आप जानिएगा। ये ऐसे बिंदी लगा के आपको आगे बढ़ना है और वहाँ पे 3 लाइन लिखना है कि अगर 2 नंबर पाना है 3 लाइन लिखना पड़ेगा। दार्जिलिंग हाट जो है ये पशुपालन के लिए फेमस था और ये नव पाषाण कालिक स्थल था जिसे भूगर्भ शास्त्रियों ने खोजा। इसके बाद आता है चिरान। चिरान का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चिरान देखा जाता है जो बिहार का सारण जिला है। सारण जिला बोले तो छपरा। छपरा काफ़ी फेमस नाम होता है बिहार में क्योंकि छपरा उसका एक हेडक्वार्टर कहलाता है और सारण मेन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। वहाँ पर आप देखेंगे नव पाषाण कालिक में बुर्जहोम के बाद, जो श्रीनगर में बुर्जहोम है उसके बाद सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो हैं वो यही चिरान है, यहाँ से मिला था। यहाँ से हड्डी के अवशेष मिले हैं। लेकिन आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा हड्डी के साक्ष्य गंगा घाटी में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो कहीं कहीं विक्षेपित है, टूटी फूटी अवस्था में उसका विघटन हो गया है। इसलिए यहाँ पर रेडियो कार्बन हमारा फेल हो जाता है और हम यहाँ के साक्ष्य को अच्छे से नहीं जान पाते। यहीं से वो हिरण के सिंग मिले हैं। ये हड्डी का काफ़ी ज़्यादा सोर्स माना जाता था ये चिरान को। और यही नव पाषाण कालिक स्थल है चिरान, जो सारण में है, बिहार राज्य के सारण डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रदर्शित होता है। तो ये चिरान को आप बहुत
अच्छे से याद रखिएगा। बिहार एसआई और बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो चिरांग हमेशा पूछा जाता है। ये कहाँ पे, ये 5 संस्कृतियों को समाहित किए हुए अपने अंदर बैठा हुआ चिरांग एक स्थल है, जो कि राजेंद्र हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उनका कर्मस्थली से बोला जाता है। अब आगे चलते हैं। कोल्डिवा बोला जाता है, ये राइस के लिए फेमस है, यानी यहाँ से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और प्राचीनतम साक्ष्य होने के साथ ही ये माना जाता है कि ये इलाहाबाद के रीजन में पाया जाता है। अब आता है लकुरा देव अभी लेटेस्ट में खोजा गया है, जो संत कबीर नगर, गोरखपुर से आप आगे चलेंगे संत कबीर नगर मिलेगा, और वहाँ पर आप देखेंगे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लकुरा देव। यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इस चावल के साक्ष्य के बाद ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे पहला कौन सा वह खाद्यान्न है जो कि विश्व में पाया गया, जिसे लोग खाकर सबसे पहले पता किए कि ये खाद्यान्न हमें खाना चाहिए, तो वो आपका जौ हो जाता है। जौ को ही खाकर आदमी आगे बढ़ा, और जौ का ही दूसरा पार्ट गेहूं कहलाता है, उससे विन्यासित हो गए। तो जौ के बाद क्रम आता है गेहूं का, गेहूं के बाद आता है चावल का। तो जौ जो होगा वो ईरान मेसोपोटामिया सभ्यता से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। गेहूं आ जाएगा आपका क्वेटा घाटी बोले तो मेहरगढ़ बोले तो बलूचिस्तान का प्रांत। बलूचिस्तान को ही पहले कहा गया कि ये रोटियों के लिए बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी को कहा जाता था। और यहाँ से जौ प्लस गेहूं दोनों के साक्ष्य मिले हैं, और मैक्सिमम लेवल पे गेहूं मिला है, क्योंकि पहले गेहूं को ऐसे फेंक देने पे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हो जाता था, और ये पूरा पूरा कृषि दोआब कहलाता था। इसलिए बलूचिस्तान वाला जो पार्ट है उसमें मेहरगढ़ आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ, और ये क्वेटा घाटी में है, जो नदी के किनारे स्थित है। अब आगे चलते हैं, दक्षिण भारत की तरफ हम अग्रसर होते हैं। दक्षिण भारत में क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पर पिकली हाल है। पिकली हाल कर्नाटक में है, यहीं से राग का टीला अनुमानित किया गया है। राग का टीला बोला गया तो ब्रह्मगिरी भी उसमें शामिल हो जाता है, जो कर्नाटक में है। कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में भी एक राग का टीला मिलता है। ये राग का टीला आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये राग का टीला है जब हम पोटेशियम आर्गन डेटिंग करते हैं, जब पत्थर अपने को विघटित कर लेता है तो राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपका शुरू होता है कर्नाटक का पिघली हाट, और यहाँ से पोटेशियम आर्गन डेटिंग के बाद ही हमारा चलता है कि ये राख कहीं न कहीं नवपाषाणकालिक साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखा जाता है कि नवपाषाणकालिक के बाद आप उड़ीसा के साइड में आएंगे तो उड़ीसा का ऐसा प्लेस, पूर्वोत्तर भारत का ऐसा क्षेत्र जो कि नवपाषाणकालिक काल का साक्ष्य अपने प्रस्तुत करता है, तो वो हो जाता है उड़ीसा का कुचई जगह ऐसा है जो कि अपने में मध्य पाषाण काल से लगाए नवपाषाण काल की सभ्यता को संचित किया हुआ है। और अभी इसके पहले मध्य पाषाण काल में आपको बात बताया गया था कि होशंगाबाद, जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम है, वो होशंगाबाद ताप्ती नदी का उद्गम नहीं होकर बैतूल ताप्ती नदी का उद्गम है, और वो ताप्ती नदी बैतूल से निकलते हुए होशंगाबाद को क्रॉस करते हुए अरब सागर में जाके एस्चुरी बना के गिरती है। उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। और एक जगह और फॉल्ट किया गया था, उत्तर भारत में बात किया गया था कि जो एक जगह है उसको भी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा, जो थोड़ा गलत फैक्ट हो गया था उसको देख लीजिएगा। अब आइए, जो मेहरगढ़ की बात, यहाँ पे गुर्फकाल जो है उसे कुम्हार की गुफा कहा जाता था, ये गर्तावास कहलाता था। इसके बाद मेहरगढ़ में आ जाते हैं। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान का पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्पष्ट प्रमाण मिला है तांबा गलाने का, मतलब कि यहाँ पर ताम्रकाल की शुरुआत के अवशेष मिल जाते हैं, और ये स्पष्ट प्रमाण देता है। और यहीं से गेहूं के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। चीन की बात करें, चीन की बात करने पर यासंगी घाटी जो है वहाँ से चावल और बाजरा का सबसे पहले साक्ष्य मिलता है, क्योंकि जो चीन का एलो घाटी यानी एलो नदी यानी पीली नदी जिसे बोला जाता था, वहाँ चावल और बाजरा दोनों ही मिलता था। मैक्सिको की बात कर लें, मैक्सिको से हमें बाजरा सबसे पहले मक्का मिला, और ये रहे इतने साक्ष्य नवपाषाण कालिक के। इसके बाद क्या होता है कि हमें कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले, नवपाषाण काल में लोगों ने किस तरीके से काम किया। इसमें पहले आता आखेट, यानी कि आखेट करके किस प्रकार से शिकार किया जा रहा है, उस शिकार को किस तरह संचित करके रखा जा रहा है कि हमारे छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, अब ग्रुप काफ़ी बड़े बड़े होने लगे थे, उसमें किस प्रकार से खाना को एक दूसरे तक हस्तांतरित किया जाए। पशुपालन में किस पशु को रखा जाए, गाय को, कुत्ते को, बकरी को किस प्रकार पाला जाए, ये बता। विद्वान संस्कृति, जिस प्रकार से काले और लाल रंग के रंगों का यूज करने लगा गया था, अब इसमें विद्वान संस्कृति में और उत्कृष्ट तरीके के रंगों का यूज होने लगा था। अब
इसी में नव पाषाण काल में कॉपर का यूज करना लोगों ने सीख लिया था, और इसका ही इनहेंस वर्जन ताम्र पाषाण कालिक युग आता है, जिसमें कि तांबे के ऊपर पत्थर के ऊपर तांबे को रैप कर दिया जाता था, जिससे कि किसी पशु पे थ्रो करना काफ़ी आसान हो जाता था, उसका डेथ टू द पॉइंट हो जाता था। अब आते हैं, इसमें है यूज ऑफ फायर। फायर का किस प्रकार यूज होता था, इन्होंने काफ़ी अच्छे से बखूबी तरीके से यूज करने लगे, क्योंकि आप जब देखेंगे, आप पुरातात्विक अध्ययन जब पहला लेक्चर देखेंगे उसमें किस प्रकार फायर चूल्हे को चाहे किस प्रकार देखा जा रहा है वो वहाँ बताया गया है। फिर से यहाँ सबसे बड़ी बात है परमानेंट यहाँ से कर लीजिएगा, छोड़िए, यहाँ पर परमानेंट हाउस अगर हो जाता है तो वो एक जगह इकट्ठा होकर रहना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक आपको बताया गया पूरा पाषाण काल का जो भाग था वो 3 भाग में कन्वर्ट था। पहला था निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। वहाँ पे लोगों ने किस प्रकार शिकार करना कोशिश किया, कच्चे मांस को कैसे खाते थे वो बताया गया। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ये होता है कि अब पशुपालन के साथ कृषि के साक्ष्य मिलने लगे थे। इसमें जो बीज या बीए जिसे बोला जाता है, किसी पौधे का बिया, उसे रखना शुरू कर देते हैं, बीज को रखना शुरू कर देते हैं, और उसको धीरे धीरे अच्छे किस्म के चावल, गेहूं, जौ का उत्पादन करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो एक जगह रहने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या होता है कि यहाँ पर जब लोग आग से परिचित हो जाते हैं तो उनके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगता है, और ये स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये पाषाण काल आपका समाप्त हुआ। इसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक चलेगा वो चलेगा ताम्र पाषाण कालिक। अब तांबे को पाषाण के साथ जोड़ के, तांबे को पत्थर के साथ जोड़ के किस प्रकार काम किया जाए, उसके बाद बहुचर्चित टॉपिक आएगा हड़प्पा संस्कृति में क्या होता है, कैसे होता है, उसे जानेंगे। ओके, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।